सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो माननीय कांशीराम साहब को समर्पित है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। बहुत ऐसी जानकारी जो संभवतः इससे पहले आपको नहीं मिल पाई होगी। और ये वीडियो हम बना रहे हैं आदरणीय रवि कुमार चंदौली से, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है। हम उनका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए इस वीडियो को अब आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो लिखते हैं कि वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के 91वें जन्म दिवस यानी कि 15 मार्च 2025 के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। माननीय साहब को सशक्त नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे। कहीं हम भूल ना जाएं, कांशीराम साहब ने हमें महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट की ओर देखने और सोचने का अलग नज़रिया दिया। जैसे बाबा साहब को जानने वाला समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज और बाबा साहब की बात को मानने वाला समाज। भारत में लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब को जानने और मानने का दावा करते हैं, रोज़ जय भीम बोलते हैं, अपने घरों में बाबा साहब की फ़ोटो भी लगाते हैं, बाबा साहब के पुतले भी जगह जगह लगाते हैं। ये सब ज़रूरी भी है, पर क्या सिर्फ जय भीम बोलने से, फ़ोटो लगाने से और पुतले लगाने से हम बाबा साहब के मूवमेंट को उसकी मंजिल तक ले जा सकते हैं, जहां बाबा साहब की चाहत थी कि यह मूवमेंट पहुंचे? नहीं, कदापि नहीं। बाबा साहब ने खुद कहा था कि मुझे अंधे भक्त नहीं चाहिए जो कि केवल मेरा जय जयकार करते रहें, बल्कि मुझे अनुयायी चाहिए जो मेरे कार्य का अनुकरण करें, मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है उस बात के लिए जी जान से कोशिश करें, जो इस बात को कभी नहीं भूलें कि हमारा मकसद क्या है। इसी संदर्भ में 24 सितंबर 1944 को मद्रास में बाबा साहब ने कहा, जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। कांशीराम साहब जी ने इसी कड़ी को जन जन तक पहुंचाया। बाबा साहब द्वारा कही गई बातों का अध्ययन और उस दिशा में मार्ग निर्देशन किया। 4 अक्टूबर 1945 को पुनः यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव प्रचार की सभा में कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार कहते आया हूँ कि हमें राजनीतिक सत्ता मिले बगैर हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार प्रगति होना संभव नहीं है, नामुमकिन है। हमें यदि समता और स्वतंत्रता चाहिए तो हमें यदि इज्जत से जीना है, हमारी उन्नति करनी होगी, तो हम इस देश को मिलने वाली सत्ता में हमने हिस्सेदारी हमें हासिल करनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता यह एक प्रभावी शस्त्र है। इस शस्त्र को हमने सबसे ऊपर यानी कि ईश्वर के समान मानना चाहिए। हमें इस हथियार की पूजा करनी चाहिए ताकि इस हथियार का उपयोग हमें अपने दुश्मनों पर करते रहना होगा। ये हथियार मिलाना आने वाले चुनाव पर निर्भर है। इसलिए आने वाले चुनाव हमारे जीवन मरण का संग्राम है। इस चुनाव पर हमारे जीवन मरण का प्रश्न निर्भर है। इस जीवन मरण के भयानक युद्ध में हमने विजयी सफल होना चाहिए। ये युद्ध जीतने के लिए हमें उचित तैयारी करनी ही चाहिए। छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, पढ़े लिखे कर्मचारियों को भी संगठित करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि सिर्फ जय जयकार करने से जीत नहीं होगी। जीतने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, पर देना तो पड़ेगा। सब कहीं जाकर के साधन युक्त समाज के खिलाफ साधनहीन समाज की विजय हो सकती है। अपनी कमाई का 20वां हिस्सा यानी कि 5% मूवमेंट के लिए दो। इसके लिए हमें बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। हमें साधन निर्माण करने होंगे। हमें अपनी कमाई का कम से कम 20वां हिस्सा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने हेतु देना होगा। और हम लोग देखते हैं कि कांशीराम साहब जी ने पहले खुद अपनी सारी जमा पूंजी और फिर अपनी पूरी जिंदगी इस मूवमेंट के लिए अर्पण की है। जान देने की बजाय जिंदगी दें। इससे हमें और एक सबक मिलता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ 20 से 25 वर्ष पूर्व एक पुतले की कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विघटन किया गया। हमारे लोगों ने आरोपी को शिक्षा हो इसलिए बहुत विरोध आंदोलन किए। एक व्यक्ति ने आत्मदाह भी किया। इस तरह उसने बाबा साहब के सम्मान में अपनी जान दे दी।
हम उसकी भावनाओं और बलिदान की कद्र करते हैं और हम उसे सलाम करते हैं। पर यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि इन विच डायरेक्शन यू आर मार्चिंग इज इम्पॉर्टेंट देन द डिस्टेंस कवर्ड। तो ऊपरी घटना में मूवमेंट कितना आगे बढ़ा, ये भी हमें सोचना जरूरी है। तो जान देने की बजाय यदि हम जिंदगी मूवमेंट के लिए कुर्बान कर दें तो बहुत बात आगे बढ़ सकती है। अध्ययन किसी मकसद के लिए होता है, कहीं अध्ययन ही मकसद बनकर न रह जाए। महाराष्ट्र में बाबा साहब को जानने और मानने वाले लोगों के संदर्भ में कांशीराम साहब जी ने कहा था कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग, होशियार और ज्ञानी लोग रहते हैं। इन्होंने बाबा साहब को भी बहुत पढ़ा है। कुछ एक ने तो बाबा साहब पर पीएचडी भी कर ली है। नागपुर के एक संस्थान में तो कुछ कर्मचारियों ने बाबा साहब अम्बेडकर अध्ययन मंडल की भी स्थापना कर ली। पर मैं जब देखता हूँ कि ये अध्ययन मंडल वाले और बाकी सारे जानकार लोग काम क्या कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये लोग तो अपने बीवी बच्चे पालने में लगे हैं, घर बनाने में, घर बन गया तो ऊपर एक और खोली निकालने में लगे हैं, बच्चों को सेटल कराने में लगे हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि घर बनाने के लिए, खोली निकालने के लिए, बच्चों को सेटल करने के लिए अध्ययन की क्या आवश्यकता है? ये सब काम तो बगैर अध्ययन की भी हो सकता है। यदि आप कुछ अध्ययन कर रहे हों तो उसका कुछ मकसद भी होना चाहिए, कहीं अध्ययन ही मकसद बनकर न रह जाए। तो मैंने अपने साथी से पूछा, नागपुर के अध्ययन वालों का अध्ययन सपला कि नहीं सपला? यदि अध्ययन सपला होगा तो कुछ काम भी किया जाए। हो सकत नहीं कि लहर का मुकाबला, हो सकत है कि लहर से किया। बाबा साहब के जाने के कुछ ही वर्षों बाद उनके फॉलोअर्स कांग्रेस में जाने लगे और मूवमेंट के साथ एक आध दो सीटों के लिए समझौते करने लगे। मैं उन नेताओं से मिलने लगा और उनसे कहने लगा कि भाई, आप अच्छा काम कर रहे थे, फुले साहब अम्बेडकर की मूवमेंट अच्छी मूवमेंट है, आपको यही काम करते रहना चाहिए। तो वे मुझसे कहते हैं कि मूवमेंट तो अच्छी है पर अपने बलबूते कामयाब हो सकत नहीं। तो मैं उनसे पूछता कि कामयाबी का मतलब क्या है? तो वे कहते कि फुले साहब अम्बेडकर का नाम लेकर हम लोग एमपी एमएलए नहीं बन सकते। तो मैं कहता क्या चुनकर आना मूवमेंट चलाने से ज़्यादा ज़रूरी है? तो वह कहते कि हम यदि चुनकर नहीं आएंगे तो जिएंगे कैसे? हमें दूसरा कुछ काम भी नहीं आता और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, चमचों के चमचे, तो हम उन्हें कैसे पालेंगे? मैंने उनसे कहा कि फुले साहब अम्बेडकर की मूवमेंट यह अच्छी विचारधारा है और यह चलती रहे तो कुछ लोग चुनकर भी आने लगेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सरकारें भी बनाने लगेंगे। पर हमने आपको, बाबा साहब के बच्चे कहने वालों ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया और बाबा साहब कहते कहते बापू के पैरों में जाकर गिरते रहे और समाज में हो सकत नहीं की लहर पैदा कर दी। तो मैंने भी हो सकत नहीं की लहर का मुकाबला करने के लिए लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा अच्छी है और कामयाब हो सकत है, ये विश्वास लोगों में पैदा करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के लोगों ने पहले मेरी बात को हवा में उड़ा दिया, पर जब मैंने उत्तर भारत में बहुजन समाज को तैयार करके जब मेरे एमपी एमएलए चुनकर आने लगे और खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो फिर महाराष्ट्र के लोग भी मानने लगे कि फुले साहू अम्बेडकर की मूवमेंट कामयाब हो सकता है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने की बजाय चुनाव में सरकार के विरुद्ध लड़ो और जीतो। जब सन 1991 में भारत की सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके तहत भारत में निजीकरण, उदारीकरण और जगतीकरण स्वीकार किया गया, जिसके तहत फिर सरकारी महकमों का भी बड़े पैमाने पर निजीकरण होना था, जिसका सीधा प्रभाव फिर बहुजन समाज की आरक्षित नौकरियों पर होने वाला था। तो किसी कार्यकर्ता ने कांशीराम साहब से कहा कि साहब, हमें इसके खिलाफ सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। तो कांशीराम साहब जी ने कहा, उसे पूछा कि क्या कभी इस देश में राष्ट्रीयकरण भी हुआ है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, सन 1969 में 14 बैंकों का और फिर सन 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो कांशीराम जी ने कहा, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ही निजीकरण या राष्ट्रीयकरण कर सकती है। तो जब दोनों ही चीज़ें सरकार, सिर्फ सरकार ही कर सकती है, तो सरकार का विरोध करने के लिए शक्ति खर्च करने के बजाय हम अपनी शक्ति को सरकार बनाने के लिए क्यों ना खर्च करें, और फिर जो चाहे पॉलिसी हम स्वीकार कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। कांशीराम साहब ने हमें संघर्ष की दिशा बताई। उन्होंने हमें रंग यानी कि संघर्ष, दिशाहीन संघर्ष आंदोलन करने से रोका, जबकि मनवादियों ने हमेशा हमारे समाज को आंदोलन के नाम पर गलत संघर्ष
करने के लिए उकसाया और उसी में उलझा कर रखा। कांशीराम साहब जी ने हमें सत्ता के लिए संघर्ष करना सिखाया और सत्ता के बगैर संघर्ष के नहीं मिलती, उसके लिए एक फार्मूला भी दिया, N/D/S, चेंज बराबर चेंज, यानी कि सत्ता परिवर्तन। N क्या है, D क्या है, S क्या है, जिससे सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। आइए जानते हैं। N फॉर नीड, यानी कि जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जरूरत महसूस होनी चाहिए कि सत्ता परिवर्तन की बेहद जरूरत है। दूसरा डिजायर, आपकी चाहत होना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन कर हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। और इसके बाद नीड और ज़रूरत, चाहत से भी काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके पास स्ट्रेंथ ना हो। स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने 20 वर्ष संघर्ष किया। लगातार 20 वर्ष संघर्ष करने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। ये हम सभी लोग जानते हैं 1984 में। कांशीराम साहब जी द्वारा बाबा साहब के अनुयायियों को संकल्प दिन के रूप में मूवमेंट को कामयाब करने हेतु संकल्प करने की अपील की गई। 6 दिसंबर 1973 को वामसेप संगठन का बीजारोपण हुआ और 6 दिसंबर 1978 यानी 5 वर्ष बाद में वामसेप का जन्म दिल्ली में हुआ था। कांशीराम साहब कहते थे कि बाबा साहब बहुत महान थे और उनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट का काम भी बहुत महान था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ये काम छोड़कर हम में से चले गए। तो जिस दिन बाबा साहब इस मूवमेंट को छोड़कर चले गए, उनके अनुयायी होने के नाते उसी दिन हमें इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प करना चाहिए था। इसीलिए वामसेप ये जो कि कर्मचारियों का संगठन है, जो बहुजन समाज के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन कार्य समाज की उन्नति के लिए और बाबा साहब के मूवमेंट के लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए करेगा। बाबा साहब के बाद केवल कांशीराम साहब बाबा साहब द्वारा कही गई बातों पर खड़े उतरने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। संदर्भ नीचे दिया गया है। मेरा संदेश है, मेरा संघर्ष और अधिक संघर्ष, त्याग और अधिक त्याग। त्यागों और संघर्ष को न गिने तो ये केवल संघर्ष और संघर्ष ही है जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और किसी अन्य चीज़ से नहीं। धन्य है वे लोग जो उन लोगों को ऊपर उठाने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं जिनके बीच वे पैदा हुए हैं। धन्य है वे लोग जो दासता के प्रतिरोध के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिनों का पुष्प, अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति और अपना अल्पांश देने की शपथ लेते हैं। धन्य है वे जो ये संकल्प लेते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे धूप या तूफान, चाहे सम्मान मिले या अपमान, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि दलित अर्थात बहुजन लोग पूर्ण रूप से अपने पौरुष को पुनर्प्राप्त नहीं कर लेते। मैं आपको केवल एक संदेश दे सकता हूं और वह यह है कि कष्ट और अधिक कष्ट, सिवाय कष्ट के और कोई माध्यम नहीं हो सकता। और आपको इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि कुछ गाँव में हमारे लोगों ने कष्ट उठाए हैं और वे घोर संकटों से गुजर रहे हैं। हमें अपने काम में संकल्प के साथ लगना होगा और संगठित होने का निर्णय करना होगा। इस देश में कष्टों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कही गई बातें। संदर्भ नानक चंद दत्त द्वारा लिखित किताब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संस्मरण और स्मृतियाँ, पृष्ठ संख्या 114 और 115। सम्मानित साथियों, आज का ये वीडियो हम लाए थे सोशल मीडिया के जरिए हमें प्राप्त हुआ। एक बार पुनः हम आपको बता दें, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय रवि कुमार जी चंदौली से, जिन्होंने इस मैसेज को हम तक पहुंचाया, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः माननीय कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यदि आप भी मंगल कामना प्रेषित करना चाहते हैं तो इसी चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मंगल कामना संदेश दे सकते हैं। अब इस वीडियो को हम यही रोकेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।